हेलो एवरीवन, दिस इज सनु टिप्टान और आज हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जो कि हमारा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। देखिए, जो लास्ट चैप्टर था हमने थर्सडे को किया था, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। कल नहीं आ पाई वीडियो, थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था, थोड़ा हेल्थ इशू हो चुका था मुझे, बहुत ही ठंड और कफ एंड कोल्ड दोनों हो चुके थे। सो फंडामेंटल ऑफ इंश्योरेंस की जो वीडियो है, मैंने उस वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से हम चैप्टर्स को कवर करेंगे, वो भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के, राइट। सो स्टार्ट करें हमारे चैप्टर्स को। धीरे धीरे सब चैप्टर हो जाएंगे। कोशिश रहेगी कि जो 6 मई का जो आपका एग्ज़ाम है, उस 6 मई से पहले मैं आपको सभी जो आपका चैप्टर्स है उनको मैं कवर करवा दूँ, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 को, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। चलिए जी, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि हम नॉर्मली हर वीडियो के अंदर लेते हैं। देखो, ह्यूमन का मतलब क्या है? जो मैन पावर की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? मैन पावर की बात की जा रही है। देखो, रिसोर्स क्या है? एक स्रोत है जो बिजनेस के अंदर, देखो बिजनेस के अंदर ना, मान लीजिए मेरी कंपनी है, ठीक है। इस कंपनी में हर चीज क्या है? एक रिसोर्स है। चाहे वो बात की जा रही है मशीन की, चाहे वो बात की जा रही है रॉ मटेरियल की, चाहे बात की जा रही है वो इक्विपमेंट की, चाहे वो बात की जा रही है मैन पावर की, चाहे वो बात की जा रही है आपकी मनी की, चाहे वो बात की जा रही है टेक्निक की। अब बात करेंगे मीन्स कि जो भी चीज़ आपके प्रोडक्शन में आपको मदद करती है, वो सारे के सारे वो क्या है? वो रिसोर्सेज है, ठीक है। अब इन सब की प्लानिंग तो हम कॉस्ट में भी करते थे, अब सिंपली पढ़ रहे हैं हम HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। दैट मीन्स हम ह्यूमन के रिगार्डिंग बात करेंगे, इस मैन पावर के रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है। इसकी हम क्या करने वाले हैं? प्लानिंग करने वाले हैं। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि आप फ्यूचर के बारे में क्या कर रहे हैं? सोच विचार कर रहे हैं। कहने का मतलब कि जो आने वाला जो समय है उसके बारे में हम सोचेंगे। दैट मीन्स फॉरवर्ड लुकिंग है। क्या है ये? फॉरवर्ड लुकिंग कंसेप्ट है, लुकिंग अप्रोच कह लीजिए, कंसेप्ट कह लीजिए, कुछ भी कह सकते हैं। सीधा सीधा कहने का मतलब ये है कि जो आप फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो कि इन केस हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाए तो हमें मैन पावर की भी उतनी ही ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, इन केस हमारा प्रोडक्शन कम हो जाए तो मैन पावर उतने ही कम हो जाएंगे। सो यहाँ पर आज हम प्लानिंग के बारे में बात करेंगे कि कैसे प्लान करेंगे। और यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। मीनिंग, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ द HRP, दैट मीन्स ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। इसके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैं आपको साथ में दिखाऊंगी भी, जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस पेपर है वो वहां से जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कैसे आए हुए इस चैप्टर में से। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंट है। अब देखो, टोटल आपके 9 चैप्टर है, 9 to 8 चैप्टर है, यहाँ से आपके टोटली 9 क्वेश्चन आने वाले, तो ऑब्वियस ही बात है हर चैप्टर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रहने वाला। अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर फॉरवर्ड लुकिंग कंसेप्ट है। फॉरवर्ड कैसे होगा कि आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो। कैसे सोचेंगे? जब आपको ये पता होगा कि करंट में क्या सिचुएशन चल रही है, ठीक है। दैट मीन्स जो प्रेजेंट चल रहा है कैसा चल रहा है, इसके बेस पर हम क्या डिसाइड करेंगे कि हम फ्यूचर में कितना और प्रोडक्शन कर सकते हैं। उसी के हिसाब से हम क्या करेंगे? मैन पावर का अरेंज करेंगे। अच्छा, मैंने कहा कि जो मेरा बिजनेस है ना, पहले क्या था, मैं केवल एक ही चीज में डील करती थी, ठीक है। जैसे आपको भी पता है, पहले हम क्या करते थे? केवल आपको कंटेंट प्रोवाइड करते थे, राइट, सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग नॉलेज देते थे। बट जैसे जैसे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट हुई, उन्होंने कहा कि मैम हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चाहिए। सो हमने क्या किया? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के रिगार्डिंग भी एक चैनल बना दिया। सो ये क्या है कि मैंने मेरे बिजनेस को क्या किया है? एक्सपेंड किया है। मैंने मेरे बिजनेस को क्या किया है? आगे की ओर लेके गई हूँ। और आपको नजर आ रहा है कि जो मैं आपको ये भी इन्फॉर्मेशन भी दे रही हूँ, थोड़ा सा एग्जांपल में भी हो रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है, इवन आप ये देख पा रहे होंगे कि बीकॉम 6 सेमेस्टर 2022-2023 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। आप वहाँ पे जाएंगे, आपको यहाँ पर 2023 के सभी क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। अच्छा, मैंने कहा कि पहले मेरा बिजनेस एक ही लाइन में डील करता था, अब मैंने कहा कि मेरे को मेरे बिजनेस को क्या करना है? एक्सपेंड करना है। दैट मीन्स अब बात की जा रही है कि आप फ्यूचर में अपने बिजनेस की क्या, फ्यूचर में अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रहे हो। ऐसे कहते हैं कि 5 साल के बाद आप क्या होना चाहते हो, ग्रेजुएशन के बाद आप क्या करना चाहते हो, फ्यूचर के बारे में तो प्लानिंग की बात की जा रही है। अब यहाँ पे अगर बात की जा रही है एक्सपेंशन करना चाहते हो, या फिर मैं कहूँ कि आप अपने बिजनेस को डिवाइड करना चाहते हो कि ब्रांच आपकी दिल्ली में भी, आपकी हरियाणा में भी होनी चाहिए, आप यूपी में भी होनी चाहिए, तो आप
डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोच रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि आप अपने प्रोडक्ट लाइन को एनहांस करना चाहते हैं, या फिर मैं कहूँ कि आप अपने बिजनेस के अंदर वैरायटीज ऑफ द प्रोडक्ट लेके आना चाहते हैं। कहने का मतलब आप अपने फ्यूचर में जो बिजनेस है उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आपका जो बिजनेस है 1 से 2 हो गए, 2 से 3 हो गए, ब्रांचेस 1 से 2 हो गई है, अलग अलग सिटीज में आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है इनको संभालने के लिए मैन पावर की भी तो रिक्वायरमेंट होगी ना। सो कहने का मतलब जो ह्यूमन रिसोर्स की जो प्लानिंग करेंगे वो टोटली डिपेंड होती है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव वास्ट है, वाइडर है, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे मैन पावर की हमें ज्यादा जरूरत होगी। जैसे कि हम नॉर्मली शादी में भी करते हैं, हमारे पास सिंपली ड्रेस रखी होती है घर में जो हम नॉर्मल डालते हैं। अच्छा, जैसे ही घर में शादी की बात चली कि घर में शादी है 21 तारीख की, ठीक है, अब आपने 21 तारीख के लिए सेटिंग तो की है ना कि हम हल्दी पे क्या डालेंगे, हम मेहंदी पे क्या डालेंगे, ठीक है, हम जो मेन फंक्शंस हैं उनके ऊपर क्या डालेंगे। कहने का मतलब जैसे ही कोई प्रोग्राम आता है, फ्यूचर में आपने देखा कि हमें ये इवेंट अटेंड करना है, सो हम क्या करने स्टार्ट कर देंगे कि हमें प्लानिंग करनी शुरू कर देंगे। सो इसी की वजह से हम क्या करेंगे, जो मैन पावर की हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के ऊपर डिपेंड है। समझ में आ रहा है? सो सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव बड़ा है तो ऑब्वियस ही बात है मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होगी। अगर हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्टिव छोटा है तो मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी क्या होने वाली है, कम होने वाली है। सो सीधा सीधा यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फ्यूचर वर्क फोर्स है वो डिपेंड करती है काफी सारे फैक्टर्स के ऊपर। वो फैक्टर्स कौन से होंगे, डायरेक्ट रिलेट करते होंगे आपके ऑर्गेनाइजेशन से। जैसे कि बिजनेस का गोल कैसा है, मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। मार्केट में अब देखो, हमारे यहाँ पे आपका एग्जांपल देती हूँ। पहले यहाँ पे हमारे यहाँ पे रोड पे ना जो वीटा का जो बूथ होता है ना, जो मिल्क बूथ होता है, वो केवल वीटा का था, ठीक है। अब इसको प्रॉपर इस मार्केट की नॉलेज होगी है कि जो मिल्क बूथ है वो कैसे हम सेटअप कर सकते हैं, कैसे इसका लाइसेंस लेंगे। इसने क्या किया, लक्ष्य का भी इन्होंने अपने ही इसी रोड पे लगा लिया है, ठीक है, मदर का भी इसी रोड पे लगा लिया है। तो कहने का मतलब जो तीनों ब्रांड है मिल्क की, इन्होंने क्या किया, अपने अपने यहाँ पर खुद ही सेट कर लिया। देखो उसका बिजनेस का गोल क्या था कि उसने अपने जो मार्केट है वो फैला ली है। तो ऑब्वियस ही बात है उन 3 दुकानों को चलाने के लिए पहले तो वो अकेला ही काफी था, अब उसको 2 व्यक्ति और चाहिए होंगे। अच्छा, 2 व्यक्तियों के साथ साथ जैसे कि यहाँ पर सप्लाई करने के लिए पर्सन चाहिए थे, तो यहाँ पे भी सप्लाई करने के लिए पर्सन चाहिए थे, है ना। तो बिजनेस का गोल देखा जाएगा। मार्केट ट्रेंड का मतलब क्या है कि मार्केट में किस तरीके की परफॉर्मेंस चल रही है, मार्केट के इसकी जो कस्टमर्स है, जो कंपिटिटर है, वो किस तरीके की और डिमांड कर रहे हैं, कैसे सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी किस तरीके से एडवांसमेंट हो रही है। आज के टाइम में जो टेक्नोलॉजी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी की डेवलपमेंट कैसी होगी, जब वो क्या करेगी, इनोवेशन करेगी अपने बिजनेस के अंदर। अच्छा, इनोवेशन का मतलब क्या है कि अपने जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है नई चीजों को अडॉप्ट कर लिया। सीधा सीधा मतलब कहूँ तो यहाँ पर आ जाएगा एआई टूल का यूज कर रही है। आज के टाइम में जो 2024 है, सबसे ज्यादा जो कंपनी है वो क्या कह रही है कि आपको एआई टूल यूज करना आता है। जैसे कि आपको जेमिनी है, ठीक है, इवन मैं कहूँ कि जो एक और आता है टूल, चैट जीपीटी आता है या फिर जेपीटी आता है, वो इन सभी का यूज करना होता है। तो यहाँ पे क्या है कि आप डिपेंड करते हैं कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के बेस पे हम क्या करेंगे, हम प्लानिंग करेंगे। सो प्लानिंग कैसी है, फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन है, ठीक है, एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है जिसके अंदर हम फोरकास्ट करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में फ्यूचर में आने वाला जो समय है उस टाइम हमारे पास ह्यूमन की कितनी रिक्वायरमेंट होने वाली, कितनी जरूरत होने वाली, ठीक है, कि जो सही पर्सन है सही पोजीशन पे सेट हो, ठीक है, सही स्किल के साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आए और सही टाइम पे आए। इन केस में कह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए आपके स्कूल के अंदर, मैं एक स्कूल का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, ठीक है, स्कूल के अंदर जो पोस्ट है वो है कॉमर्स के लिए वैकेंट, ठीक है, और जो टीचर आई है नई पर्सन एज ए रिज्यूम उन्होंने सेंड किया है, उसके अंदर स्कूल वालों ने उनको बुलाया और वो है साइंस बैकग्राउंड से, तो उनको कहा जा रहा है कि आप कॉमर्स के बच्चों को पढ़ा दो, ठीक है, अभी काफी दिनों से यहाँ पे टीचर नहीं आ रही है, तो क्या ये टीचर्स यहाँ पे सुटेबल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। सो दैट्स अ रीजन कि फ्यूचर की रिक्वायरमेंट देखना कि हाँ हमें सही पर्सन मिल जाए, सही पोजीशन उसके लिए सेट हो जाए, उसके पास उस प्रॉपर कंसेप्ट की नॉलेज हो, ठीक है, उस प्रॉपर एरिया की नॉलेज हो, सही समय पर वो आ जाए। सो इस तरीके की जो प्रोसेस है उसे हम क्या कहेंगे, एक ह्यूमन रिसोर्स की प्लानिंग कहेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे सीधा सीधा बात कर रहे हैं ह्यूमन के बारे में। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है,
हमारे पास जो करंट में कितनी वर्क फोर्स है और फ्यूचर में हमें कितने वर्क फोर्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है, इनको देखा जाएगा। माना कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स है वो 200 वर्कर्स है, ठीक है। हमने देखा कि फ्यूचर में हम अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है, ये जो 200 वर्कर है केवल 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। आपने कहा कि नेक्स्ट ईयर हमें 1.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो हमें कितने वर्कर्स चाहिए होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, फ्यूचर में कैसे निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो गैप नजर आ रहा है, गैप कितना है, यहाँ पर 50,000 यूनिट का गैप है ना। तो यहाँ पर 100 व्यक्ति और बढ़कर आएंगे, राइट। तो जैसे इनडायरेक्ट पता चल रहा है। अच्छा जी, इसको हम निकाल भी सकते हैं, जैसे कि देखो 1.5 लाख के ऊपर हमें निकालना है, 1 लाख का हमें गिवन है, 1 लाख के कितने वर्कर्स गिवन है, 200 वर्कर गिवन है। तो वर्कर्स जो निकालने होते हैं हमेशा मल्टीप्लाई में होता है, तो इसको सॉर्ट आउट करोगे तो यहाँ पे 300 वर्कर्स आएंगे। दैट मीन्स हमें फ्यूचर में 300 वर्कर्स की जरूरत है। अच्छा, प्रेजेंट में कितने हैं, 200 है, चाहिए कितने, 300। ये बीच का गैप कितना है, 100। तो इसको कैसे अरेंज करने वाले, इसको कैसे हम अरेंज करेंगे इन फ्यूचर के अंदर, वो हम आगे पढ़ेंगे कि कहाँ से हम वर्कर्स की डिमांड, जो डिमांड है हमारे पास कितनी है, 100 है। सप्लाई कहाँ से होने वाली है, मीन्स की मार्केट बाहर से लेके आएंगे, इंटरनल से ही एडजस्ट कर लेंगे, ये सभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो सीधा सीधा क्या कहने का, ये पता है क्या कह रहा है कि हमें क्या डिफाइन, हमें क्या देखना है, वो जो गैप है उसको देखना है कि प्रेजेंट में कितने हैं हमारे पास, फ्यूचर में कितनी रिक्वायरमेंट, उस गैप को फाइंड आउट करना है। फिर उसको फिल किया जाएगा किसके हेल्प से, रिक्रूटमेंट की हेल्प से, ट्रेनिंग की हेल्प से, एंड हम किससे करेंगे, हम डिफरेंट मेथड्स है जिनकी मदद से हम क्या करेंगे, इस गैप को फिलअप करेंगे। ओके, अच्छा, यहाँ पे ये एक तरह से मैं बोल सकती हूँ प्रोसेस है कि सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे करंट की लेबर सप्लाई कितनी है, फ्यूचर में कितनी की डिमांड है, दोनों के बीच में जो गैप है, दोनों के बीच में जितना बैलेंस बन रहा है उसको देखेंगे। फिर फाइनली हम गोल को सपोर्ट करने वाले, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल है, कि मैंने कहा कि मुझे 1.5 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी, तो ये ऑर्गेनाइजेशन का गोल है ना, तो इस 1.5 लाख को यूनिट को अचीव करने के लिए मुझे 300 वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखना है कि जो वर्क फोर्स है डायरेक्ट डिपेंड करती है आपके ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव काफी सारे फैक्टर से इफेक्ट करता है, दिस वन है। देन उसके बाद आप लिखेंगे मीनिंग का मतलब क्या है कि मैन पावर की प्लानिंग कर रहे हैं, दैट मीन्स कि हम क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर रहे हैं कि कितनी हमें फ्यूचर के अंदर रिक्वायरमेंट है। ये फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शंस है, या फिर हम कह सकते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच है। अच्छा जी, ये समझ में आ गया सारा। अच्छा, मैन पावर क्या डिटरमाइन करती है, हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन शुड मूव फ्रॉम इट्स करंट मैन पावर पोजीशन टू द डिजायर्ड मैन पावर ऑर्गेनाइजेशन। ये कह रहे हैं कि मैनेजमेंट हमें क्या मदद करती है। अब देखो ये सारा का सारा काम किसका होता है, टॉप मैनेजमेंट का होता है। टॉप मैनेजमेंट ये डिसाइड करेगी कितने पर्सन किस डिपार्टमेंट में जाएंगे, कि सेल में कितने परसेंट रहते हैं, परचेज में कितने परसेंट रहेंगे, कैश में कितने परसेंट रहेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट रहेंगे। हर डिपार्टमेंट में ये अलग अलग परसेंट होते हैं। सो मैनेजमेंट का ये मेन मकसद होता है, मेन काम होता है कि ये डिटरमाइन कर सके कि कैसे हम अपनी करंट की सिचुएशन को फ्यूचर की सिचुएशन के साथ मैचअप कर सके, मैन पावर को अपॉइंट कर सके, ठीक है। डेफिनेशन दे रखी है कोलमैन के अकॉर्डिंग, क्या कहता है कि एक मैन पावर प्लानिंग है, एक तरह से प्रोसेस है, क्या किस चीज की, डिटरमाइन द मैन पावर रिक्वायरमेंट एंड मींस फॉर द मीटिंग दोज रिक्वायरमेंट इन ऑर्डर टू कैरी आउट द इंटीग्रेटेड प्लान ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन का जो प्लान है, ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, उसको अचीव करने के लिए, उसको लेकर चलने के साथ साथ हमें जरूरी है कि हम कैसे हम मैन पावर की जो रिक्वायरमेंट है उसको फिलअप करेंगे, कैसे हम उसके साथ मीटअप करेंगे। क्लियर है। अच्छा, अब बात सीधा समझ में आ गया इसका मीनिंग, डेफिनेशन एंड दिस वन। अब यहाँ पे प्लानिंग के जो ऑब्जेक्टिव हम प्लानिंग क्यों करते हैं, सबसे पहले हमने ये देखा कि हमें 100 व्यक्तियों की जरूरत है, इसलिए कि हमें 1.5 लाख यूनिट तक पहुंचना है। दैट मीन्स एक्स्ट्रा जो 50,000 यूनिट हमें प्रोड्यूस करनी है, हमें उस तक पहुंचना है। हमने क्वांटिटी डिसाइड कर ली है कि एचआर की, ह्यूमन रिसोर्स की कितनी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, साथ में बात की जा रही है क्वालिटी की। मैंने कहा कि वो पर्सन आने चाहिए जिनको मशीन ऑपरेट करनी आती है, या फिर मैं वो पर्सन आने चाहिए जिनको पैकेजिंग करनी आती है। मैं स्पेशल क्वालिटी डिफाइन कर दूंगी, मुझे इस तरह की क्वालिटी के पर्सन चाहिए। जैसे मैंने स्कूल का एग्जांपल लिया, ये जो कॉमर्स टीचर की रिगार्डिंग वैकेंट पोस्ट थी, बट साइंस की आ रही, तो ऑब्वियस ही बात है मैंने क्वालिटी डिसाइड कर दी। आपने कभी ये भी देखा होगा, जैसे कि यहाँ पे जो पोस्ट निकलती है एग्जाम के लिए पोस्ट निकलती है, तो यहाँ पे आपको नजर आता है कि जो एग्जाम है किस चीज के लिए है, और साथ ही साथ
उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिफाइन कर देते हैं कि वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए उनकी नर्सिंग में, वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, वो बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, वो बैचलर डिग्री मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए हिंदी में। वो कैसे डिसाइड है? पर्टिकुलर पोस्ट के हिसाब से डिसाइडेड है। समझ में आ रहा है? ये सबसे पहले प्लानिंग की होगी ना कि मुझे जो हमारी पोस्ट है हमारी कितनी है, 1377 पोस्ट है और उनके लिए हमें ये डिफरेंट पोस्ट डिफाइन की गई है कि इतनी पोस्ट हमारी क्या है फीमेल स्टाफ नर्सिंग के लिए इतनी। ये सारे का सारा ना ये आप जो नॉर्मल लाइफ में देखते हो ना कि जो रिक्रूटमेंट्स निकलती है ये पहले प्लान किया जाता है ना। ये छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने इसलिए लेके आई हूँ कि आपको थोड़ा सा और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जो क्वांटिटी है ये क्वांटिटी होगी टोटल नंबर पोस्ट, क्वालिटी क्या है कि जो इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर डिफाइन की गई है। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है टू प्रेडिक्ट द एम्प्लॉय टर्नओवर एंड मेक द अरेंजमेंट फॉर द मिनिमम टर्नओवर एंड फिलिंग अप द कॉन्सिक्वेंस वैकेंसी। अब देखो काफी बार ऐसा होता है कि जब क्या होता है हर एक पर्सन अपनी लाइफ के अंदर ग्रोथ करना चाहता है, हर एक पर्सन हर साल अपना इंक्रीमेंट चाहता है। मान लीजिए आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसमें किसी भी तरह का इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, आपकी 10,000 सैलरी है, ठीक है, क्या आप 10,000 से अपना गुजारा चला सकते हैं? नहीं हो सकता। मैंने कहा कि ऐसे तो ऑब्वियस ही बात है जो पर्सन है जिसको 10,000 मिल रहे हैं वो यहाँ पे कितने साल रह सकता है? 1 साल रह सकता है, 2 साल रह सकता है, तीसरे साल तो वो भी चाहेगा ना कि मेरी सैलरी कम से कम 15 से 20 हो, इंक्रीमेंट चाहेगा। अगर वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर रही है तो वो छोड़ के जाएगा। इन केस ये छोड़ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे पोस्ट क्या हो गया? वैकेंट हो गया। तो हमें प्रिडिक्ट करना होता है, हमें सोचना होता है, मीन्स कि हमें फ्यूचर के लिए एस्टिमेट करना होता है कि कितने एम्प्लॉय ऐसे हैं जो टर्नओवर कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं, करेंगे तो उनकी पोस्ट को कैसे फिलअप करने वाले हैं, उनकी पोस्ट को फिलअप करने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। इज इट क्लियर? टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोग्रामिंग ऑफ द एक्सपेंशन एंड द डाइवर्सिफिकेशन। दैट मीन्स अगर हमने सोचा है कि हाँ जून के बाद क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा क्लासेस भी अटेंड करवाएंगे बच्चों से, हम क्या करेंगे, हम अपने जो बिजनेस अपना जो कॉमर्स की क्लासेस के साथ साथ आपको क्या किया जाएगा, जैसे प्लस 2 में होता है ना कि सीए का बहुत ज्यादा जुनून होता है बच्चों के अंदर, सीएमए का जुनून होता है, सीएफए का जुनून होता है, उनके लिए हमें फाउंडेशन देना पड़ता है ना। तो हम क्या करेंगे कि उनके लिए जो हम एक्स्ट्रा क्लास ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, तो एक्स्ट्रा क्लास के लिए जो टीचर क्या है आपके पास, है ना। अगर मैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूँ, पहले आप क्या करते थे, केवल जीन्स के अंदर डील करते थे, ठीक है, फिर आपने सोचा कि मैं शर्ट के अंदर भी डील करूं, फिर आपने सोचा कि मैं शूज के अंदर भी डील करूं। क्या इतने सारे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए आपके पास मैन पावर है? अगर आप चाहते हैं एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन करना तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप मीटअप करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव होता है प्लानिंग का। ओके, एंटिसिपेट टू इम्पैक्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी। इन केस टेक्नोलॉजी आ रही है तो उसका इम्पैक्ट आपके जो पुराने कर्मचारी है उनके ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके वर्क के ऊपर कैसा इम्पैक्ट पड़ रहा है, मार्केट में आप सर्वाइव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, इस इम्पैक्ट को एंटिसिपेट करना, इस इम्पैक्ट को क्या करना, आप सोच पा रहे हो कि हाँ कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, ज्यादा तो नहीं पड़ रहा, कम तो नहीं पड़ रहा, अगर पड़ रहा है तो हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, फिर अगर इम्पैक्ट ज्यादा पड़ रहा है तो हम ये सोचेंगे कि कैसे हम फ्यूचर में ऐसे पर्सन को अपॉइंट करें जो इनको टेक्नोलॉजी यूज करनी आती है, जो इजीली अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल है आपका पैंडेमिक सिचुएशन का, जब हमारी क्लासेस ऑनलाइन होनी स्टार्ट हो गई थी, है ना। अगर मुझे ये टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी आती, अगर मुझे ऑनलाइन सिस्टम का यूज नहीं करना था तो आज मैं आप इस प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ा पाती, राइट। अच्छा, टू प्रोग्रेस द नॉलेज, स्किल, स्टैंडर्ड, एबिलिटी एंड द डिसिप्लिन। प्लानिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं, डे बाय डे हमारी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं, स्किल को इंप्रूव कर सकते हैं, स्टैंडर्ड और एबिलिटीज को भी हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डिसिप्लिन को हम क्या करते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, राइट। ये तभी होगा जब हम प्रॉपर प्लानिंग करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बोला था कि आप भी अपना क्या है सिटिंग प्लान मैनेज किया करो कि मुझे आज के दिन में ये क्या करना है, मुझे ये क्या करना है, मुझे ये करना है। रात को सोते वक्त हमेशा एनालिसिस करो कि क्या मैंने इतना काम कंप्लीट किया, क्या मैंने इतना काम कंप्लीट किया। ये आपका डे टू डे प्लानिंग होती है, ठीक है। हर एक के जीवन में प्लानिंग होनी चाहिए। अच्छा, टू अप्रेज द सरप्लस एंड द शॉर्टेज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स एंड टेक द एक्शंस अकॉर्डिंगली। ये पता है क्या कह रहे हैं कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर ज्यादा है, मैंने कहा कि मुझे 300 की रिक्वायरमेंट है, बट आपके ऑर्गेनाइजेशन में पहले ही 450 एम्प्लॉई है, भाई एडिशन में जो 150 है वो कहीं ना कहीं ऐसी वेस्टेज से क्यों कहूंगी मैं, बट हाँ आप वो यूज नहीं हो रहे हमारी कंपनी में, उनकी कॉस्ट हमारी वैसे ही इनकर्ड हो रही है। क्यों? हम इनको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी ना। वो हम अगर हमारे पास आ रहे हैं, इनका कोई ये काम भी नहीं कर रहे हैं, बट फिर भी हमें सैलरी तो देनी पड़ेगी ना। सो ऐसे सरप्लस है तो उसको हमने क्या करना पड़ेगा, उसको एडजस्ट करना पड़ेगा।
ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में सेंड कर दो अपनी जहां पर मैन पावर की क्या है, शॉर्टेज है, तो वहां पे उनको एडजस्ट कर दो। अच्छा, इन केस हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ही शॉर्टेज है तो हम क्या करेंगे, या तो हम ये देखेंगे कि कहीं से एडजस्ट हो सकते हैं तो ठीक है हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है, बट अगर एडजस्ट नहीं हो रहे तो हम क्या करेंगे, उनको हायर करेंगे, उनको उनकी नियुक्ति करेंगे, ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन सेंड करके, ठीक है। अच्छा, टू मेंटेन द प्लीजेंट इंडस्ट्री रिलेशन, इंडस्ट्री के अंदर ना जो वर्कर्स है सॉरी, जो वर्कर्स हैं और जो आपके एम्प्लॉयज हैं, सॉरी एम्प्लॉई और जो एम्प्लॉयर होते हैं, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट के, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे लेवल होते हैं, टॉप लेवल होते हैं, मिडल होते हैं, ठीक है, और आपका लोअर होता है, एक आपका आता है फोरमैन होते हैं, ठीक है। इन सब के बीच में ना एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, तभी हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाएंगे। सो प्लीजेंट इंडस्ट्री रिलेशनशिप बनाना किसका काम है, मैनेजमेंट का काम है, और ये तभी होगा जब हम हर एक चीज़ प्लान करके करेंगे। अब मैंने क्या किया, ऐसी प्लानिंग कर दी जो सिर्फ और सिर्फ आपकी फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ऑब्वियस ही बात है एम्प्लॉय तो ये कहेंगे ना कि हमारे बारे में तो कुछ सोचा ही नहीं है। अगर हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लानिंग करेंगे, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से हम पॉलिसीज बनाएंगे, तो ऑब्वियस है कि हमारा जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा जाएगा, है ना, ठीक है। मिनिमाइज द इम्बैलेंस, इम्बैलेंस का क्या आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि जो आपका जो पर्सन है, जिस चीज़ की पोस्ट है वो उसी चीज़ के ऊपर नियुक्त हो। अब मैं कहूँ आप सभी को कि आप सभी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, मैं कह रही हूँ कि आप ये वाला फॉर्म फिल कर लो, फीमेल नर्सिंग स्टाफ का फॉर्म फिल कर लो, जितनी भी फीमेल्स हैं, क्या आप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास इस चीज़ की क्वालिफिकेशन नहीं है, आपके पास इस तरह की एलिजिबिलिटी नहीं है। आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ऑडिट असिस्टेंट के लिए हो सकते हैं, राइट, समझ पा रहे हो। तो जिस चीज़ के लिए जो पर्सन है उसी पोस्ट पे वही पर्सन आना चाहिए, ठीक है। मेक द बेस्ट यूज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज, जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका सही ढंग से यूज करना है। वो कैसे होगा, अब मैंने कहा कि कॉमर्स की वैकेंट पोस्ट है, क्या वो साइंस का पर्सन अपनी 100% दे सकते हैं, इवन वो अपना 100% दे रहा है, बट वो अपना नॉलेज के साथ नहीं करेगा, वो रट के बता सकते हैं, है ना। सो दैट्स अ रीजन कि बेटर यूज तभी होगा जब वो पर्सन ना जिसका उस चीज में इंटरेस्ट है और जो वैकेंसी है वो दोनों मैच होती हो। अब आपको मैं जब नेक्स्ट चैप्टर समझाऊंगी ना, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड द जॉब एंड स्पेसिफिकेशन का, सो उसके अंदर बहुत सारी बातें होंगी जो कि डिस्कस करेंगी। या देखो ये जो है ना, ये है पोस्ट के बारे में, ध्यान से सुनना, काफी सारी बातें इस इंफॉर्मेशन में। ये है पोस्ट के बारे में जो आपको बताता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इन चीजों की पोस्ट निकली है। अच्छा, इन पोस्ट के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, डाउनलोड द नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर किसके बारे में इंफॉर्मेशन बताएगा कि आपको किस पोस्ट पे जाना है, कैसी पोस्ट करनी है, कितने आवर्स की होगी, किस लोकेशन में होगी, सारा का सारा। जब हम पोस्ट के बारे में बताते हैं तो वो होता है पोस्ट डिस्क्रिप्शन। अगर मैं कहूँ कि आप ये इधर वाली जो पोजीशन है एलिजिबिलिटी की, ये है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन का अगर मैच हो जाता है तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो व्यक्ति है उनका अच्छे से यूज कर सकते हैं। क्लियर है। अच्छा, इंपॉर्टेंस पढ़े या मैं कहूँ कि इसके बेनिफिट्स है। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया ना तो आप इंपॉर्टेंस को जल्दी से समझ पाएंगे। चलो फटाफट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है ऑर्गेनाइजेशन की उसको मीट अप कर सकते हो। मीट कैसे करोगे, जिससे जैसे भी आपको चाहिए एम्प्लॉइज, है ना, उनको नोटिस इशू करो, वैसे वैसे एम्प्लॉय आपके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरेस्टेड होंगे तो वो अप्लाई जरूर करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है काउंटर बैलेंस द इनसिक्योरिटी एंड द चेंजेस के बारे में बात करते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो आपका ह्यूमन रिसोर्स है, जो आपका नॉन ह्यूमन रिसोर्स है, उन दोनों के बीच में ना बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं है कि मैंने कहा कि आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेज तो है, मैन पावर बहुत अच्छे से अवेलेबल है आपके यहाँ पर, अच्छा, बट आपके पास रॉ मटेरियल, मशीनरी, इक्विपमेंट ये है ही नहीं है, ये चीजें है ही नहीं है, तो क्या मैन पावर अपनी परफॉर्मेंस दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। समझ पा रहे हो? अच्छा, इन केस ये नहीं है और ये सारे के सारे हैं तो ये भी कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बना। तो कहने का मतलब दोनों चीजें, नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज, दोनों की दोनों चीजें में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि कोई चीज कम है तो ये दोनों सिचुएशन बहुत बुरी हो जाएगी। अगर दोनों इक्वल में है सो बेटर पोजीशन है फर्म की, अगर दोनों अनइक्वल है तो प्रोडक्शन तो दोनों की दोनों सिचुएशन में नहीं होने वाला।
इफ द बोथ सिचुएशन नो प्रोडक्शन इज डन इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन होगा ही नहीं, तो प्रोडक्शन नहीं होगा तो ऑब्वियस ही बात है हमारा जो सेल है, जो हमारे जो प्रॉफिट है, जो हमारी इनकम है वो जनरेट होगी ही नहीं। ओके अच्छा, इट हेल्प इन चेकिंग द लेबर इम्बैलेंस, जो लेबर इम्बैलेंस होते हैं, इम्बैलेंस का मतलब क्या है, जो मैंने अभी बताया, मैंने कहा कि मान लो जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा है, अच्छा ये आया था, ये इधर आना चाहिए था, ये इधर आना चाहिए था, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैन पावर है, सबके माइंड में यही चल रहा था, मैं भी सोच रही हूँ, अच्छा ये गलती से हो गया, चलो कोई नहीं, मैं इसको ठीक करके आपको जब आप नोट्स लेंगे तो इसको ठीक करके दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा मैंने कहा कि जो आपकी जो मैन पावर है वो ज़्यादा है और नॉन मैन पावर आपकी कम है, तो ऑब्वियस ही बात है जितना सामान अवेलेबल होगा उतना ही काम कर पाएंगे, और जो एक्स्ट्रा बैठे होंगे फ्री तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो नुकसान है ना, क्योंकि उनको इवन वो ऑर्गेनाइजेशन में आए हैं बट काम तो नहीं कर रहे ना, उनको सैलरी भी तो देनी पड़ेगी ना। अच्छा मैंने कहा कि मैन पावर ज्यादा है और अच्छा मैन पावर कम है और नॉन मटेरियल जो नॉन मैन पावर जो ये जो फंक्शन है रिसोर्सेज है वो क्या है, वो ज्यादा है, समझ पा रहे हो। पहली सिचुएशन में क्या था कि जो आपके रिसोर्सेज ज्यादा थे, कैसे रिसोर्सेज, मैन पावर, इस पॉइंट में क्या है कि आपकी मैन पावर कम है, रिसोर्सेज ज्यादा है, सो दैट मीन्स आप इस मशीन हो गया, मटेरियल हो गया, प्रोडक्शन हो गया, इनको आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, इनका अच्छे से यूज नहीं कर पा रहे हो, सो ऑब्वियसली बात है आपको ज्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। सो जितना भी आपके पास लेबर के अंदर इम्बैलेंस उनको चेकआउट करना, जो अंडर यूटिलाइजेशन और नॉट यूटिलाइजेशन का कंसेप्ट है वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि दोनों की दोनों चीजें आपके लिए एक्सपेंसिव रहने वाली है। अगर लेबर कम है तो फिर भी आप अपने रिसोर्सेज का यूज नहीं कर पा रहे, है ना। अगर रिसोर्सेज अच्छे से हैं, मैन पावर नहीं है, मैन पावर ज्यादा है, सॉरी मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ, हम इसको लिख लेते हैं मैन पावर, और यहाँ पे भी मैन पावर है, ठीक है, यहाँ पे नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है, यहाँ पे भी नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है। मैंने कहा कि यहाँ पर जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज है वो कम है, मैन पावर ज़्यादा है, दैट मीन्स उनका क्या किया जा रहा है, जो ज़्यादा मैन पावर है उनका यूज़ नहीं हो रहा, है ना। अच्छा नेक्स्ट क्या सिचुएशन आ सकती है कि आपके पास रॉ मटेरियल ज़्यादा है, मशीनरी ज़्यादा है, हर चीज़ है बट मैन पावर नहीं है, दैट मीन्स आप इनका यूज़ नहीं कर पा रहे, तो कहने का मतलब जो भी चीज़ सरप्लस में उसका यूज़ नहीं हो रहा, तो ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। ओके अच्छा, राइट साइज द ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी वैकेंट पोस्ट है उसको सही पर्सन के साथ उसको फिलअप करना होगा, चाहे वो कैसे भी करें, ठीक है, रिक्रूटमेंट से कर सकते हैं, सिलेक्शन की प्रोसेस होगी, आपको सभी की सभी इंफॉर्मेशन देनी होगी। अच्छा ये पोस्ट वैकेंट कैसे हो सकती है, वैकेंट होगी तभी तो आप भर्ती करोगे ना, तो वैकेंट होने के काफी सारे चांसेस है, जैसे कि रिटायरमेंट है, एक्सीडेंट है, रेजिग्नेशन दे देते हैं लोग, किसी का प्रमोशन हो जाता है या फिर कोई एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाती है उनकी, तो इस कारण से हमारे पास क्या है, जो पोस्ट है वो वैकेंट पड़ जाती है, ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, फिलअप करेंगे, ठीक है। अच्छा हमारे अब जो बिजनेस का जो मेन एम क्या हो सकता है, हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, जो फ्यूचर के जो प्लान है, जो फ्यूचर के अंदर जो परफॉर्मेंस हमें एग्जीक्यूट करनी है वो तभी होगी जब हमारे पास स्किलेबल एंड नॉलेजेबल पर्सन होंगे, राइट। सो जो बिजनेस की नीड है, जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो अगर हमारे मैन पावर के इक्वल होगी, जो मैन पावर में स्किल और नॉलेज होगी तभी हम उसको फिलफिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट भी एक क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्यों कंटिन्यूअस प्रोसेस है, क्योंकि देखो आपकी मान लीजिए आपके ऑर्गेनाइजेशन में और मैन पावर की जरूरत नहीं है, बट हाँ जो एग्जिस्टिंग मैन पावर है उसको आपको अपडेट करना होगा, टाइम टू टाइम उसको ट्रेनिंग देनी होगी, टाइम टू टाइम आपको क्या करना होगा, उसकी स्किल को एनहांस करना होगा, तभी तो वो क्या कर पाएगा, आपके लिए और अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएगा, है ना। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी के चेंज होने के कारण, कंपटीशन बढ़ने के कारण, मार्केट में जो कंपटीटर उसकी स्ट्रैटेजी कैसी हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने एम्प्लॉयज की ओवरऑल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है, तभी वो अपने आप को अपडेट रख पाएगा और आपके लिए अपडेटेड प्रोडक्शन कर पाएगा, अच्छे तरीके से कर पाएगा, क्योंकि जितना कम टाइम लेगा उतनी कॉस्ट क्या होने वाली है, कम आने वाली है, दैट्स इट। फुलफिल द इंडिविजुअल नीड ऑफ द एम्प्लॉय, दैट मीन्स देखो अब ऊपर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कहीं ना कहीं एम्प्लॉय का भी बेनिफिट है और यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का भी बेनिफिट है। अच्छा मैंने आपको ऊपर एग्जांपल दिया, अगर कोई पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10,000 के ऊपर काम करे तो वो भी तो चाहेगा जी उसकी क्या हो, वो 2 साल से लॉयल्टी के साथ वो काम कर रहे हैं, या तो उसकी सैलरी इंक्रीज हो, या फिर उसके प्रमोशन हो जाए,
या फिर मैं कहूँ कि कुछ ऐसी प्लेस पे जाए जहाँ पर उसकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो इंक्रीज हो। सो इंडिविजुअल की जो नीड होती है एम्प्लॉय की, वो भी क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। तभी हो पाएगी जब हम प्रॉपर प्लानिंग कर पाएंगे। ठीक है, नीड ऑफ द एम्प्लॉय फॉर द प्रमोशंस, ट्रांसफर, सैलरी, एनकैशमेंट, ये सभी, बेटर बेनिफिट, इंक्रीमेंट, ये सभी के सभी यहाँ पे होने चाहिए। अच्छा, हेल्प फॉर्मेशन ऑफ द बजट, बजट बनाने में भी हमें मदद करता है। बजट क्यों बनाते हैं भाई? अब देखो, मैंने कहा कि हर साल उसको 10,000 सैलरी मिल रही है, तो एम्प्लॉय को भी पता है कि इस साल मैंने अगर इसकी सैलरी नहीं इंक्रीज की, ये चला जाएगा। ये बहुत ही लॉयल पर्सन है, ये बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है, ये अपना काम बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है। अब इसको ये पता है कि इसकी सैलरी कम से कम 8 से 10,000 में बढ़ा दो तो मेरे को पता है कि ये यहीं रह जाएगा। तो यहाँ पे 8 से 10,000 रुपये का जो खर्चा है, कहीं ना कहीं खर्चा ही कहेंगे, है ना। अब ये देखेंगे कि जितना आप बढ़ा रहे हो, क्या ये इतने का मुझे रिटर्न देके जाएगा, मीन्स कि क्या ये इतने का मुझे प्रॉफिट देके जाएगा। ये सभी के सभी हमें बजट में बताते हैं। बजट क्या, जैसे कि हमारा एनुअल बजट भी आता है, फरवरी के अंदर आता है, 1 फरवरी 2024 को भी आया था, बट वो टेम्परेरी था। अब जून में दोबारा से आएगी इलेक्शन के बाद। उसमें क्या बताते हैं कि कितना पैसा मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा मुझे यहाँ इन्वेस्ट करना है, कितना यहाँ करना है, अच्छा कहाँ से मेरे पास पैसा आ रहा है, इन सबका क्या किया जाता है, एस्टिमेशन होते हैं। बजट एक एस्टिमेशन है फ्यूचर के लिए। तो फर्म के अंदर में भी बजट क्या किया जाता है, बनाया जाता है। क्लियर है, समझ पा रहे हो? अच्छा जी, चलो नेक्स्ट जाता है आपका जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, वो काफ़ी सारे लेवल पे आता है, जैसे कि जॉब लेवल पे आ गया, इंडस्ट्री लेवल पे आ गया, सेक्टर लेवल पे आ गया, नेशनल लेवल पे आ गया, यूनिट लेवल पे एंड डिपार्टमेंट, सभी लेवल पे अलग अलग परफॉर्म होता है। सेम काम है सबका, ठीक है। प्लानिंग करना है किसकी, एचआर की, ह्यूमन रिसोर्स की। अच्छा, अब आ जाता है वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज अ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस। प्लानिंग प्रोसेस के बारे में बात की जा रही है, मीन्स कि हम कैसे प्लान करेंगे। अभी जब मैंने आपको लेक्चर स्टार्ट करवाया था, तो उसमें मैंने बताया था जो आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अगर एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है, सो उसी के बेस पे तो हम प्लान करेंगे ना कि हमें कितनी मैन पावर की क्या होने वाली है, रिक्वायरमेंट होने वाली है, राइट। अच्छा, मैंने कहा कि मेरा जो बिजनेस है मुझे एक्सपेंड नहीं करना, जैसा चल रहा है वैसा ठीक है। अच्छा, तो क्या मुझे मैन पावर की जरूरत है, जो चल रहा है वैसा ही ठीक है। अच्छा, मैंने कहा कि मुझे एक्सपेंशन करना है, मेरी जो प्लान है अब की बार थोड़ा सा पिछले से बड़ा है, जैसे कि स्कूल्स के अंदर होता है, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होता है कि वो अगर ए ग्रेड पे नहीं है, ए पॉजिटिव पे नहीं है, तो उसका मेन मोटिव होता है कि वो ए पॉजिटिव पे है ना। अच्छा, स्कूल है, स्कूल में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है तो स्कूल के नंबर ऑफ स्टूडेंट को इंक्रीज करना प्लान होता है। हर एक का अलग अलग होता है। जैसे इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर जो प्रोडक्शन है अगर वो कम हो रही है तो ये होता है कि प्रोडक्शन हम ज़्यादा करें। सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ कि मैं कहूँगी कोल्ड ड्रिंक आपको लेनी है, तो आप क्या कहेंगे कि एक कोका कोला तो होनी चाहिए। सो कोका कोला ने क्या किया है कि जो कंपनी है उनको क्या कर दिया है, अपने आप को इतने बड़े लेवल पे पहुंच गए कि वो नेशनल इंटरनेशनल पे अपनी अपनी सप्लाई प्रोवाइड करे। तो अब ये देखो कितना वो प्रोडक्शन करती होगी। अब आप अपने एरिया में देखना कि जो कोल्ड स्टोर की दुकान होगी या फिर मैं कहूँ कोल्ड स्टोर का जो गोडाउन होगा, वहाँ पर कितनी कोल्ड ड्रिंक्स होती है, कितनी स्टोरेज में होती है, और वो देश भर में ऐसे घूमती रहती है। तो ऑब्वियस ही बात है उनका प्रोडक्शन क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। सो सीधा सीधा मतलब ये है कि जो आपके ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन के आपकी प्लान, आपका ऑब्जेक्टिव, आपकी जो भी पॉलिसीज हैं, उनके बेस पर हम क्या करने वाले हैं, मैन पावर को डिसाइड करेंगे। अच्छा, ये डिसाइड हो गया कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये डिमांड करेंगे कि इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को, इस पर्टिकुलर प्लान को, इस पर्टिकुलर पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए, पर्टिकुलर अचीव करने के लिए मुझे कितनी मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। हम इसकी डिमांड देखेंगे कि नंबर ऑफ मैन पावर कितनी चाहिए, मैन पावर कितनी चाहिए। अच्छा, हमने ये डिसाइड कर लिया कि मैन पावर हमें इतनी चाहिए, हमने इतनी चाहिए। एग्जाम्पल में हमारा क्या चल रहा था, 300 मैन पावर चाहिए। अच्छा, फिर ये देखेंगे कि जो पहले 200 तो थी, अब बढ़ के 100 लेके आनी है। अब ये 100 हम कहाँ से लेकर आएंगे, दैट मीन्स सप्लाई की बात कर रहे हैं कि ये कहाँ से आएगी हमारे पास। सप्लाई कहाँ से हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, राइट। अब हमारे पास एक्सटर्नल भी हो सकती है।
इंटरनल का मतलब क्या है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही देख लो कि यहाँ प्रमोशन कर दो, किसी का ट्रांसफर कर दो, शॉर्टेज नजर आ रही है तो कहीं और से एडजस्ट कर लो, सरप्लस आ रही है तो उसको कहीं और पे एडजस्ट कर लो, है ना। तो ये ऐसे करते हैं। एक्सटर्नल का मतलब होता है एक पर्टिकुलर न्यू पर्सन को हम हायर कर रहे हैं। अच्छा, फिर आ जाती है कि चलो डिमांड भी हो गई है, सप्लाई भी हो गई है, ठीक है। फिर हम ये देखेंगे कि जितनी डिमांड है क्या उतनी हमारे पास सप्लाई है, क्या है, जितनी हमारे पास डिमांड है क्या उतनी हमारे पास सप्लाई है। अगर इक्वल है तो सिचुएशन बेटर है, अगर ये ज्यादा है डिमांड, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियस ही बात है शॉर्टेज होने वाली है। अच्छा, डिमांड कम है, सप्लाई हमारे पास ज्यादा है, तो हमारे पास क्या होने वाली है, सरप्लस है, राइट। ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अच्छा, इस सिचुएशन को ना क्रिएट हो, हम अच्छे से फोरकास्ट करना पड़ेगा, अच्छे से प्लानिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, फाइनली फिर हम क्या करेंगे, अपने प्लान को इंप्लीमेंट करेंगे। मीन्स कि जो हमारे पास डिमांड थी उसको एक्चुअल में लेकर आएंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कंट्रोल करेंगे कि जो हमने प्लान सोचा था कि हम अब की बार प्रोडक्शन 50,000 से इंक्रीज करेंगे, क्या हम उसके लिए अचीव कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, यही सब इसके अंदर लिखा हो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, प्लान देखेंगे, पॉलिसी देखेंगे, फिर हम डिमांड को फोरकास्ट करेंगे, फिर हम सप्लाई को फोरकास्ट करेंगे, फिर हम प्लान को जो हमारे बनाया है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर हम क्या देखेंगे कि जो गैप है आ रहा है डी और एस के अंदर, डिमांड और सप्लाई के अंदर कैसा आ रहा है, फिर हम कंट्रोल करेंगे। चलो इसको वन बाय वन पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एनालाइजिंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव एंड प्लान एंड पॉलिसी, ठीक है। देखो एचआरएम जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो क्या किसके ऊपर डिपेंड है, जो मैंने अभी अब बताया आपको, किसके ऑब्जेक्टिव है, किसका क्लियर प्लान है, पॉलिसी है, किसका है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्स प्लान इज अ ड्राइव्ड फ्रॉम देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर ऑब्जेक्टिव। जो अगर फ्यूचर का ऑब्जेक्टिव बढ़िया है, बड़ा है, तो ऑब्वियस ही बात है हमें प्लान करने की जरूरत होगी, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्यों, क्योंकि करंट की सिचुएशन को देखेंगे, फ्यूचर में क्या रिक्वायरमेंट उसको देखेंगे, दोनों को मैच करेंगे, कमी नजर आ रही है तो हम उसको टेक ओवर करेंगे, ओके। अच्छा, जो फ्यूचर प्लान हो कैसा भी हो सकता है, फ्यूचर प्लान आपका एक्सपेंशन का भी हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन का भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी के अंदर एनहांसमेंट का भी हो सकता है, फाइनेंशियल प्लान भी देखेंगे आपको, ठीक है। मार्केट का प्लान होता है कि हमें मार्केट हमारी क्या है, बढ़ानी है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, या फिर मैं कहूँ कि आपकी जो प्रोडक्ट लाइन बढ़ानी है, कैसा भी चीज हो सकता है। ये कहीं ना कहीं आपके सारे के सारे फैक्टर आपके न्यू मैन पावर को रिक्रूट करने में या फिर एडजस्ट करने में आपको मदद करेगी, ठीक है। एंड अदर प्लान जैसे कि जो कि हेल्प करता है हमें डिसीजन लेने में, ठीक है, कि इन फ्यूचर पोटेंशियल जो एचआर की रिक्वायरमेंट कितनी होने वाली है, क्लियर है। अच्छा, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो पोस्ट है वो कैसे फिल हो सकती है, इंटरनल से भी हो सकती है, एक्सटर्नल से भी हो सकती है, कैरियर प्लान से भी हो सकती है, जॉब एनरिचमेंट से भी हो सकती है, ट्रेनिंग से हो सकती है, एंड डेवलपमेंट से हो सकती है। इनके ऊपर ना पर्टिकुलर चैप्टर है, ये आपका रिक्रूटमेंट के अंदर आता है, मेथड ऑफ द रिक्रूटमेंट यहाँ पे इंटरनल एंड एक्सटर्नल आता है, कैरियर प्लानिंग के ऊपर पर्टिकुलर चैप्टर है, जॉब इंक्रीमेंट के ऊपर भी पर्टिकुलर चैप्टर है, एक जॉब एनलार्जमेंट होता है, एक जॉब इंक्रीमेंट होता है। अच्छा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट पे सेपरेट चैप्टर है, ओके, उनको हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिर आ जाता है कि हमारे पास फॉर डिमांड को कैसे फोरकास्ट करेंगे कि कितनी हमें जरूरत है। अब देखो पोस्ट वैकेंट हुई है, पोस्ट वैकेंट होने के कारण आप याद रखना, एग्जाम में ये लिखना जरूर है, पोस्ट वैकेंट हमारी या तो एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, पोस्ट वैकेंट या तो कोई रेजिग्नेशन दे देता है, कोई रिटायरमेंट हो जाती है, या फिर कोई छोड़ के चला जाता है, प्रोडक्टिविटी और उसकी जो कम है, ऑब्वियस ही बात है हमने जो है प्रोडक्शन के लिए कोई व्यक्ति रखा था वो प्रोडक्शन कर ही नहीं रहा, तो ऑब्वियस ही बात है उसकी प्रोडक्टिविटी लेवल क्या है, कम है, वो ग्रोथ नहीं कर पा रहा, हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करना है। ये काफी सारे रीजन है कि जो हमारे जो पोस्ट है वो वैकेंट हो जा सकती है ना, ज्यादा एब्सेंट हो रहा है, जो छोड़ के जा रहे हैं, एब्सेंट ज्यादा होगा तो ऑब्वियस ही बात है सैलरी पूरी लेने की इच्छा करेगा वो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। सो हमारे पास डिमांड को फोरकास्ट करने की 5 टेक्निक्स है जो कि आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूज की जाती है अपने ऑर्गेनाइजेशन में। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मैनेजरियल जजमेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे ज्यादा यूज करने वाली है। क्या कहती है इसमें, ये कहा जाता है कि जो आपका मैन पावर है वो कैसे हम अपॉइंट करेंगे। इसके अंदर हमारे पास ना 2 अप्रोच है, पहली क्या है बॉटम अप्रोच एंड सेकंड इज अ टॉप डाउन अप्रोच। पता है क्या कहता है ये जो अप्रोच है, ये
बॉटम अप अप्रोच है और एक आपकी है डाउन टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम का मतलब क्या है कि नीचे से कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, राइट। और टॉप का मतलब क्या है कि टॉप से फिर नीचे की ओर जा रहा है। अब आपके पास, आपको पता है मैनेजमेंट के लेवल कितने होते हैं, टॉप लेवल होता है, मिडिल लेवल होता है, देन उसके बाद लोअर लेवल होता है। पहले अप्रोच में ये कहता है कि जो आपका डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है, जैसे सेल का डिपार्टमेंट अलग है, परचेज का डिपार्टमेंट अलग है, कैश का, बजट का, कंप्यूटर का, सब के डिपार्टमेंट अलग है ना। सभी डिपार्टमेंट वाले क्या करेंगे, अपने डिपार्टमेंट में कितने पर्सन की रिक्वायरमेंट है, हर डिपार्टमेंट वाइज क्या करेंगे, वो अपनी इंफॉर्मेशन कहाँ सेंड कर देंगे, टॉप के पास कर देंगे। फिर टॉप ये देखेगा कि हाँ सच में ऐसे रिक्वायरमेंट है, फिर वो प्रॉपर एनालिसिस करेगा कि हाँ सेल्स डिपार्टमेंट ने कहा कि मुझे 4 व्यक्तियों की रिक्वायरमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट ने कहा कि मुझे 3 व्यक्तियों की रिक्वायरमेंट। फिर ये क्या करेगा, टॉप मैनेजमेंट इनको देखेगा कि हाँ रिक्वायरमेंट है या नहीं है, अगर राइट है तो इसको वहां पे अपॉइंट कर देंगे इन 4-3 व्यक्तियों को, ठीक है। टॉप डाउन अप्रोच क्या कहता है कि जो आपका टॉप मैनेजमेंट है, यहाँ पर इसका रोल होता है, नीचे किसका रोल था, लोअर लेवल मैनेजमेंट का था, यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का रोल है। वो कहते हैं कि ये खुद पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ मुझे लग रहा है ना इस डिपार्टमेंट में ना ये कमी है, यहाँ से ये पर्सन यहाँ से अच्छा सा प्रोडक्शन नहीं हो रहा, यहाँ पे इस पर्सन की रिक्वायरमेंट है, नॉलेज को शेयर करने की, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने की पर्सन की रिक्वायरमेंट है, तो वो खुद डिसाइड करेगा कि इस डिपार्टमेंट में ये व्यक्ति चाहिए। फिर ये इन्फॉर्मेशन क्या करेगा, नीचे वाले डिपार्टमेंट में, हर डिपार्टमेंट में ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा। फिर उनसे पूछेगा कि जो मैंने सोचा है, जो मैंने आपको लिए प्रेडिक्ट किया है, क्या ये सही है। अगर वो इनको ऊपर अप्रूवल दे देते हैं, कौन, लोअर लेवल मैनेजमेंट इंप्रूवमेंट दे देती है, तो क्या होगा, वहां पर पर्सन अपॉइंट हो जाएंगे। तो समझ में आ रहा है कि जो टॉप बॉटम अप है, तो यहाँ पे बॉटम जो भी लेवल है, लोअर लेवल मैनेजमेंट की ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, डिपार्टमेंटल हेड की डिपार्टमेंट की जो ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी, यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस होगी। बट हाँ दोनों एक दूसरे के साथ डिस्कस जरूर रहेंगे। फिर फाइनली हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि हमें कितने की जरूरत होगी। और ये जो अप्रोच है ना, दोनों स्मॉल चाहे बिजनेस है चाहे हमारा लार्ज बिजनेस है, दोनों बिजनेस के अंदर, दोनों स्केल एरिया के अंदर ये अप्लीकेबल है, ठीक है। अच्छा, क्या लिखा हुआ है कि लाइन मैनेजर सेट करेगा देयर इज अ डिपार्टमेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्सेज टू दैट इज अ टॉप मैनेजमेंट। कह कि जो लाइन मैनेजर्स होते हैं ना, जो लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है, वो बताएगा कि हमें कितने पर्सन्स के हमारे पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में रिक्वायर्ड है, किसको बताएगा, टॉप मैनेजमेंट। फिर टॉप मैनेजमेंट फोरकास्ट करेगा, ठीक है, एनालिसिस करेगा, ओवरऑल सभी कंसेप्ट को देखेगा, फिर ये प्रपोजल इशू कर देगा कि हाँ ठीक है। बट जो टॉप डाउन अप्रोच है, यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट फोरकास्ट करते हैं, ठीक है, और इस इंफॉर्मेशन को फिर वो सभी डिपार्टमेंट में प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। दिस इंफॉर्मेशन इज सप्लाई टू द वेरियस डिपार्टमेंटल हेड फॉर देयर इज अ रिव्यू एंड देयर इज अ अप्रूवल। रिव्यू देगा कि हाँ नहीं मुझे तो ना 3 की नहीं, मुझे केवल 1 व्यक्ति की जरूरत है, बोले अच्छा तो 2 हटा दो। इसने कहा कि सेल डिपार्टमेंट ने कि मुझे 4 की रिक्वायरमेंट है, मुझे 7 पर्सन की रिक्वायरमेंट है, अच्छा 3 बढ़ाने, कहाँ बढ़ाने, किस डिपार्टमेंट की ओर, किस काम के लिए बढ़ाने, सो इनके ऊपर प्रॉपर फोकस किया जाएगा। अच्छा, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो टॉप डाउन अप्रोच है और बॉटम अप अप्रोच है, दोनों को मिला दिया जाए, मीन्स कि दोनों डिपार्टमेंट एक साथ ही इकट्ठा हो जाए फर्म के अंदर, और फिर उसके ऊपर उन टॉपिक्स के ऊपर बात की जाए, तो उसे कहेंगे पार्टिसिपेटिव अप्रोच, जहां पर टॉप मैनेजमेंट एंड द डिपार्टमेंटल हेड इकट्ठा होते हैं, मीट करते हैं, डिसाइड करते हैं अबाउट देयर इज अ फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट के बारे में, ठीक है जी। अच्छा, सेकेंड मेथड आ जाता है आपका वर्क स्टडी एनालिसिस। वर्क स्टडी टेक्निक क्या कहता है कि आपको ये देखना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कितना है, बस। समझ पा रहे हैं किसके ऊपर फोकस कर रहा है, ये ध्यान से सुनना, किसके ऊपर फोकस कर रहा है, फोकस कर रहा है काम के ऊपर, कि आपका काम कितना है, उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए कितने टाइम लगता है, ठीक है, उस पर्टिकुलर काम करने के लिए कितना टाइम लगता है और कितने आपके एफर्ट लगते हैं, इनको ऊपर फोकस किया गया। कहने का मतलब काम के ऊपर देखा गया है। अब ये टाइम और एफर्ट कौन लगाएगा, ऑब्वियस ही बात है मैन पावर लगाएगी। अब मैंने कहा कि 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में ये 2 घंटे लगाते हैं, ठीक है, 1 यूनिट को प्रोड्यूस कर, मैंने आपको कहा कि आप 1 चैप्टर आप 2 घंटे में करते हो, ठीक है। अब आपकी ये जो चैप्टर है आपके हैं 8 चैप्टर, तो हर एक चैप्टर आप 2 घंटे में करते हो, तो 8 चैप्टर कितने घंटे में करोगे, 16 घंटे में करोगे। आप निकाल पा रहे हो, सेम कंसेप्ट इसमें है
कि सबसे पहले आप वर्क को मेजरमेंट करोगे कि कितना टाइम, कितने एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर वेरियस टास्क को कंप्लीट करने के लिए विद इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, यहाँ पर टाइम मोशन स्टडी को फोकस किया गया है, साइंटिफिक मेथड जो अप्रोच है FW टेलर की, याद है, उसके ऊपर फोकस किया गया। अच्छा, वर्क को एनालिसिस किया कि तोड़ दिया जॉब को एंड प्रोसेस को टू देयर इज एसेंशियल कंपोनेंट टू अंडरस्टैंड द स्किल, कि इस पर्टिकुलर वर्क को परफॉर्म करने के लिए टाइम और एफर्ट तो देगी, इस पर्सन की रिक्वायरमेंट कितनी देर चाहिए उस पर्सन को। साथ में ये भी देखेगा कि अगर उसके पास स्किल है, नॉलेज है, एबिलिटी है उस पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करने के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है वो जल्दी काम परफॉर्म कर पाएगा। समझ पा रहे? आप अपना एग्जाम्पल खुद दे देना, यहाँ पे यूनिट्स कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने कहा कि 1 घंटे के अंदर वो केवल 2 यूनिट को ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मैंने कहा कि मुझे तो 50,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो ऑब्वियस सी बात है कितने घंटे लगने वाले हैं, 1 लाख घंटे लगने वाले हैं। जब 1 यूनिट को प्रोड्यूस करें तो ऑब्वियस सी बात 50,000 बहुत ज्यादा है ना, तो मल्टीप्लाई कर देना। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है रेशियो ट्रेंड एनालिसिस। रेशियो ट्रेंड एनालिसिस क्या कहता है कि यहां पर रेशियो देखा जाता है कि जो मैन पावर है और जो मैन पावर प्रोडक्शन कर रही है उनका रेशियो देखा जाता है ना। अब कभी ऐसा हो सकता है कि मैन पावर ज्यादा मिले, प्रोडक्शन हम कम कर रहे हैं, सो ऑब्वियस ही बात है हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन में है मैन पावर एफिशिएंट नहीं है ना, मैन पावर एफिशिएंट नहीं है ना। अच्छा, तो क्या होगा, हम इनकी रेशो कहेंगे। मैंने कहा कि 10 वर्कर्स हैं, उन्होंने 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस किया है। 10 वर्कर है, उन्होंने 100 यूनिट को प्रोड्यूस किया है। अगर मैं यहाँ पर इसको क्रॉस कट करूँ, रेशो में बना के करूँ कि 10 रेशो 100, तो यहाँ पे एक वर्कर ने कितनी यूनिट को प्रोड्यूस किया है, 100 यूनिट को प्रोड्यूस किया। समझ पा, सॉरी 10 यूनिट को प्रोड्यूस किया। ऐसे रेशियो निकालनी है। कहने का मतलब यहाँ पे एस्टिमेट किया जाएगा कि प्रोडक्शन लेवल जो है और वर्कर्स उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए आपके पास कितने वर्कर्स अवेलेबल थे। ऊपर हमने वर्क के ऊपर फोकस किया था, यहाँ पे प्रोडक्शन लेवल के ऊपर फोकस करें और साथ में वर्कर्स कितने आपके पास है। समझ पा रहे हो? अच्छा, एग्जाम्पल के तौर पर आपकी बुक का एग्जाम्पल है, ये कहते हैं कि हमारे पास जो लास्ट ईयर है ना 1 लाख यूनिट का हमने क्या किया था, प्रोडक्शन किया था। इस 1 लाख यूनिट को बनाने में ना 500 वर्कर्स लगे थे। कितने वर्कर्स लगे थे? 500 वर्कर्स लगे। दैट मीन्स कि आपकी जो 200 यूनिट है एक वर्कर ने बनाई थी, है ना। ऐसे ही कहेंगे हम। मैंने कैसे निकाला, इसकी रेशियो निकालनी है। इसको मैंने क्या किया है, डिवाइड किया है 500 से। ठीक है, तो कितना निकला कि 200 यूनिट कितने व्यक्ति ने बनाई है, एक व्यक्ति ने बनाई है। अब मैंने कहा कि जो नेक्स्ट ईयर मेरे को 1,40,000 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो मुझे कितने वर्कर्स चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 200 लग रहे हैं, तो 1,40,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने में मुझे कितने वर्कर्स की जरूरत होगी, 700 वर्कर की जरूरत होगी। क्लियर है? समझ पा रहे हो? रेशियो ऐसे निकालते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जाता है इकोनोमेट्रिक्स मॉडल्स के बारे में बात की जाए। इकोनोमेट्रिक्स मॉडल क्या है, जो कहीं ना कहीं आपके मैथमेटिक और स्टैटिस्टिकल यूनिट के ऊपर, टेक्निक्स के ऊपर डिपेंड है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर कैसे हमने पढ़ा था कि जो मीन है, मीडियन है, ठीक है, रेंज है, क्वार्टाइल है, इन सब के हेल्प से हम ये क्या अंदाजा लगाते थे कि हमारा प्रोडक्शन इतना हो रहा है। उसमें तो प्रोडक्शन की बात करते थे ना। तो यहाँ पे किसकी बेस है, यहाँ पे मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल के ऊपर बेस है। ठीक है, इसमें हम रिलेशनशिप देखते हैं कि जो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं। अब देखो कैसे फैक्टर, अब आपको पता है कि आपकी सेल कितनी होने वाली है, आपको पता है कि आपको प्रॉफिट कितने होने वाला है, नहीं पता ना। सो ये कैसे वेरिएबल्स है जिसके जो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते, उसे बोलते हैं इंडिपेंडेंट। वो कि कौन है, सेल हो गया, टोटल प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, बट डिपेंडेंट वेरिएबल क्या कहेंगे, जो मैन पावर है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, आपके नॉन मैन पावर के ऊपर, दैट मीन्स नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर। अगर वो नहीं होंगे तो क्या मैन पावर काम करेगी, नहीं। अगर ये है तो क्या मैन पावर कम है तो क्या इनका यूज हो सकता है, इसकी एक दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट है। बट सेल और टोटल प्रोडक्शन किसी भी तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। ओके, अच्छा दिलपी जो टेक्निक्स है ये क्या कहती है, ये सबसे मतलब लेंथी प्रोसेस है, इसमें हम कहेंगे, क्योंकि इसमें ना एक्सपर्ट्स आते हैं, वो अपना ओपिनियन देते हैं। और वो ओपिनियन किसके बेस पे देते हैं, वो काफी सारे टेस्ट लेते हैं, जैसे क्वेश्चनरी लिया, इंटरव्यू लिया है, ठीक है, सर्वे कर रहे हैं। समझ पा रहे हो ना इनका मतलब क्या होता है। हमने वैसे स्टैटिस्टिक्स में भी पढ़ा था,
क्वेश्चनरी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं, और फिर जैसे कि मैंने भी आपके ऊपर अप्लाई किया था जैसे यूट्यूब पे कि हम अब की बार कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करें। मैंने आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिए थे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डिमांड आई थी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की, फिर आई थी इनकम टैक्स की, देन फिर आई थी हमारे पास इंश्योरेंस की। ये क्या है, आप उन क्वेश्चंस के ऊपर आप जितने पर्सन ने ज़्यादा रिस्पॉन्स किया दैट मीन्स हमें उतनी पर्सन उस तरह के पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी, उस तरह के सब्जेक्ट को हमें पढ़ाने की जरूरत होगी। तो यहाँ पे भी यही है, जो एक्सपर्ट होंगे वो क्या करेंगे, क्वेश्चनरी सर्वे है, इंटरव्यू है, इनको ऑर्गेनाइज करेंगे और अपना व्यू उनके ऊपर देंगे। और जब तक सारे के सारे, मान लीजिए 6-7 एक्सपर्ट है, सारे के सारे इसके ऊपर एग्री नहीं होंगे ना इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, तब तक वो प्रोसेस क्या है, कंटिन्यूस चलती रहेगी। दैट्स इट। अब ये हो गया डिमांड, हमने देख ली कि हमें कितने व्यक्तियों की जरूरत है, ठीक है। अब देखेंगे सप्लाई कहाँ से करेंगे, दैट मीन्स हम कहाँ से लोगों की अरेंजमेंट करने वाले हैं। मैंने आपको बताया अरेंजमेंट हम क्या कर सकते हैं, हम इंटरनल भी कर सकते हैं जिसे हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एंड एग्जिस्टिंग भी कहते हैं। हम ये कहेंगे कि हम एडिशन भी कर सकते हैं, एडिशन दैट मीन्स कोई नया पर्सन आ रहा है, ठीक है। और जो लॉस हुआ है दैट मीन्स जो हमारी फर्म में जो वैकेंट पोस्ट है, ठीक है, वैकेंट पोस्ट वो किसके कारण है, वो ये तो रीजन आपको पता लग गया, इन सभी के कारण हमारे पास वैकेंट पोस्ट होती है। अच्छा, इनको फिल कैसे किया जाएगा, देखो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज है, मैंने कहा कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन में, अभी मैं मेरा एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 15 व्यक्ति हैं, ठीक है, और उनमें से 4 कैसे पर्सन हैं जो कि टीचिंग स्टाफ है। अच्छा, उनमें से जो 4 से 5 ऐसे व्यक्ति हैं जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, 2 से 3 व्यक्ति ऐसे हैं जो नॉर्मली हमारे पास मैं ये कहूँगी एज अ पियोन की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो मेरे पास जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, इनमें से सबकी क्वालिफिकेशन अच्छी है। अच्छा, हर एक पर्सन चाहेगा कि मेरी क्या हो, इंक्रीमेंट हो, मेरी क्या हो पोस्ट एनहांसमेंट हो, मेरा प्रमोशन हो। अच्छा, मेरे पास ना वैकेंट पोस्ट है फॉर द फिजिक्स टीचर्स के लिए, ठीक है, मेरे पास वैकेंट पोस्ट है फॉर बायो टीचर्स के लिए। अच्छा, ये मैंने ये देखा कि इनमें से ना 3 पर्सन ऐसे हैं जो कि फिजिक्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सो मैं इस पोस्ट को इन तीनों में से फिल कर सकती हूँ। कैसे फिल कर सकती हूँ, डिपेंड करता है उनकी एज फैक्टर के ऊपर, उनके स्किल के ऊपर, उनके मैरिटल स्टेटस के ऊपर, उनका एक्सपीरियंस कैसा है, ठीक है, उनके अंदर पोटेंशियल कैसा है कि वो उसके जो प्रेशर उसको फेस कर पा रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन कैसी है, क्या एक ने एमएससी कर रखी है, एक ने एमएससी बीएड की हुई है, एक ने फिजिक्स के अंदर एक 2-3 और डिप्लोमा की, एक का नेट क्लियर है। सो ऑब्वियस ही बात है, मैं ना उस पर्सन को लूंगी जिसकी सबसे ज्यादा ये चीजें होंगी। सो दैट्स इट, यही पॉइंट है कि प्रेजेंट एंड एग्जिस्टिंग ह्यूमन रिसोर्स कैसे करेंगे कि हम उनके इन सभी के ऊपर देखेंगे। मीन्स कि हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही थे पर्सन, उनको एनालिसिस किया, किसी का प्रमोशन कर दिया, किसी का डिमोशन कर दिया, किसी को ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, बट पोस्ट को फिलअप किया जा रहा है, वो भी अंदर से अंदर है, ठीक है। एडिशनल की बात की जाए दैट मीन्स हम फ्रेश रिक्रूटमेंट की जा रही है, नए लोगों की भर्ती की जा रही है। कैसे होगी, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन से होगी। दैट्स इट, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था। ओके जी, अच्छा समझ में आ गया। सप्लाई होगी। अब इन दोनों को हम क्या करने वाले हैं, एस्टिमेट करने वाले हैं, नेट ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट को जजमेंट करने वाले हैं। नेट दैट मीन्स जो आपकी जो डिमांड है और आपकी सप्लाई के बीच में कंपैरिजन होगा कि ये क्या इक्वल है, क्या डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, क्या डिमांड कम है सप्लाई ज्यादा है। ये सिचुएशन है दैट मीन शॉर्टेज है, ये सिचुएशन है दैट मीन्स आपके पास सरप्लस में आपके पास एम्प्लॉइज है, ये है तो बेटर पोजीशन है ना। तो यहाँ पे यही कहा जाता है कि जो गैप है, इसमें तो कोई गैप नहीं, इनके बीच में जो गैप है उनको डिटरमाइन किया जाएगा और इस गैप को रिमूव करने की बात की जाएगी। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है उसे हम क्या कहेंगे, एस्टिमेटेड नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट भी कहेंगे कि कितनी एग्जैक्ट में हमें रिक्वायरमेंट है। ओके, समझ में आ रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट जाता है इम्प्लीमेंट ऑफ द एचआर प्लान। इम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि हम फाइनली उसको अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स जो ऊपर हमने प्रोसेस पढ़ी प्रोग्रामिंग के अंदर, हमने क्या हमें पता चला कि हमारे पास कितनी शॉर्टेज है, कितनी सरप्लस है, जो भी हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, अगर हमारे पास एक्सेस में है ह्यूमन रिसोर्स, एक्सेस दैट मीन्स हमारे पास ज्यादा मात्रा में है, डिमांड आपके पास कम थी, सप्लाई आपके पास ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, जो आपके पास सरप्लस में है उसको कहाँ क्या कर देंगे, उसे एडजस्ट कर दिया जाएगा। किस डिपार्टमेंट में, किसी अदर डिपार्टमेंट। मान लीजिए मेरी जो यहाँ पे दिल्ली में भी ब्रांच है और मेरे पास जो हरियाणा में भी ब्रांच है, तो मेरे को क्या हुआ कि जो यहाँ पे जो एम्प्लॉइज थे, जो मान लीजिए 6-7 एम्प्लॉइज ज्यादा थे, तो मैंने इनको क्या कर दिया, दूसरी इंडस्ट्री के अंदर एडजस्ट कर दिया।
दैट्स इट। अच्छा, शॉर्टेज हुई तो ऑब्वियसली बात है मुझे क्या प्लान करना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट और प्लेसमेंट की बारे में सोचना पड़ेगा कि कैसे हम नए एम्प्लॉय को लेके आए। दैट्स इट, समझ पा रहे हैं, इंप्लीमेंट कर दिया। उसके बाद आ जाता है कि क्या आप उसके ऊपर कंट्रोल कर पा रहे हैं, अप्रेजल हो रहा है, मीन्स कि जिस उद्देश्य के लिए मैंने कहा कि जो मेरा उद्देश्य था 1.5 लाख यूनिट को प्रोड्यूस करने का, एक्सेस कितनी थी 50,000 यूनिट, क्या हम इस 50,000 यूनिट के लिए अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। डिटरमाइन हाउ फार इट्स हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अगर मैं 40,000 यूनिट तक ही पहुंची हूँ और 28 तारीख आ गई है महीने की, सो जो 2 दिन में क्या मैं 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर पाऊंगी और मैं कितनी दूर हूँ, इस सभी चीजों के बारे में नोट आउट करना कि क्या हमारा प्लान अच्छे से वर्क कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर नहीं कर पा रहा तो उस प्लान को मॉडिफाई करना होगा, उस प्लान के जो एम्प्लॉइज है उनको ट्रेनिंग देनी होगी। क्लियर है? अच्छा जी, फिर आ जाते हैं, ये आपका हो गया है फिनिश, क्या आपका प्लानिंग का पॉइंट, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना कहूँ उतना कम है। ओके, अच्छा लास्ट टॉपिक है, इजी है, बहुत आसान है। क्या कहता है कि जो बैरियर है प्लानिंग करने में जो बैरियर है वो क्या होंगे। सबसे पहले अगर जैसे बच्चों ने मुझे मैसेज नहीं किया होता, जो कमेंट बॉक्स के अंदर जो मैसेज होता है कमेंट नहीं किया होता, सो क्या मुझे पता चलता कि आपका जो 6 मई का HRM का पेपर है। अच्छा, जैसे हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा सिलेबस किया है, 1-2 चैप्टर रहता है, अप्रोक्स 85 to 90% हमने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और साथ ही साथ हमने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस किए। ये कैसे हुआ कि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी कि आपका 2 मई का पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो मेरे पास अगर प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन होगी नहीं तो क्या मैं उसको परफॉर्म कर पाऊंगी, क्या मैं इस चीज़ को अच्छे से काम कर पाऊंगी। इज इट क्लियर? तो लैक ऑफ डाटा सबसे पहले प्लानिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। अच्छा, अनसर्टेन फ्यूचर में क्या पता क्या हो जाए, जैसे कि मेरी सेहत खराब हो गई, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी सेहत इतनी खराब हो जाएगी कि मैं वीडियो तक ना अपलोड कर पाऊँ, इवन कंटेंट भी तैयार नहीं कर पा रही थी, मैं आपको रिस्पॉन्स भी नहीं कर पा रही थी, बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। मेरे लिए क्या है ये फ्यूचर अनसर्टेन था, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी जो हेल्थ इशू है ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, जिसके कारण मैं आपको वीडियो भी नहीं प्रोवाइड कर पाऊँ। अदरवाइज आज हम 4th से 5th चैप्टर पे पहुंचे होते। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हम कर लेंगे। सो मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जांपल दिया जाए तो यहाँ पर जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस होते हैं, आपको भी नहीं पता आपकी मार्केट किससे इफेक्ट हो जाए। ठीक है, अच्छा रेसिस्टेंस टू चेंज का मतलब क्या है कि अगर आप मार्केट कुछ चेंज करना चाह रहे हो, आप ये सोच रहे हो जैसे कि जो वर्किंग आवर्स है ना 8 से पहले 2 था, अब 8 से आप सोच रहे हो 3 कर दो, जो एम्प्लॉइज है ना वो चेंज करने से मना कर देंगे। क्यों? हम 1 घंटा और बैठे हैं, रीजन क्या है? तो आपके पास ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि उनको अच्छे से उनका माइंड सेट कर पाए, तो दैट मीन्स आपको मोटिवेशन का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज रेसिस्टेंस चेंज करने के लिए वो जरूर रोकेंगे आपको। अच्छा, नेक्स्ट जाता है बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि आपको बजट बनाने में बाधा आ रही है कि हमें क्या HR है उसको अपॉइंट करना है। अगर मैं बजट बना रही हूँ, मैंने सोचा कि अब की बार मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के ऊपर मैं इतना पैसा लगाऊंगी, बट मैंने जो एम्प्लॉइज़ हैं वही नहीं चाहते कि हाँ अपने आप को अपडेट करना, तो ऑब्वियस ही बात है जो आपने बजट बनाया था वो भी क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा, है ना। अगर जब भी आप कोई नया स्टाफ हायर करते हैं, अब आप ये देखो कि ये जो रिक्रूटमेंट हुई है, होने वाली है, सॉरी अभी नहीं है, होने वाली है, 7 मई इसकी लास्ट डेट है अप्लाई। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेरे को लग रहा है कोई एलिजिबल होगा क्योंकि सभी बच्चे बैचलर डिग्री कर रहे हैं, है ना। सो यहाँ पर जो इसको ऐड करने के लिए एडवर्टाइजमेंट जो पोर्टल है इन्होंने भी पैसा लिया होगा, है ना। और जब इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे, जिस प्लेस पे कंडक्ट होगा वहाँ पे भी पैसा इन्वेस्ट होगा। जब इसकी फाइनली मेरिट लिस्ट रखने वाली है, फिर इनका टेस्ट होने वाला है, इन सब के ऊपर पैसा लगता है। अगर वो हमारा अच्छे से नहीं हुआ, लोग उतने नहीं आए जितने हमें चाहिए थे, तो ऑब्वियस ही बात है बजट प्रॉपर वे से खराब हो जाएगा हमारा। लैक ऑफ द अलाइनमेंट का मतलब क्या है कि जो आपके पास जितनी भी मैप था, ये भी हो सकता है कि आपका जो उद्देश्य था 1.5 लाख यूनिट को प्रोड्यूस करना था, ठीक है, बट आप उसको अचीव नहीं कर पाए। क्यों? जो आपका जो डिपार्टमेंट है, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर है आपके साथ नहीं थे। तो HR प्लानिंग नीड्स अलाइनमेंट बिटवीन द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड द स्टेक होल्डर्स। अगर ये नहीं होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होंगे, सभी व्यक्ति अपनी अपनी ओर ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। अच्छा,
प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए थे वो क्या थे, सबसे ज़्यादा तो इंपॉर्टेंस के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, इंपॉर्टेंस कह लीजिए जो, या फिर मैं कहूँ कि बेनिफिट्स है। अच्छा, और दूसरा था प्रोसेस के ऊपर। तो पता लग गया कि इस चैप्टर में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा जी उम्मीद करेंगे कि जो आपको चैप्टर है, अब आपको ये पिक्चर का मतलब समझ में आ रहा है कि इतने में से, ये 4 व्यक्तियों में से इसने क्या किया है, इन दोनों में से सिलेक्ट करने का सोचा यार, क्या पता इनमें से ये पर्सन सेलेक्ट हो या फिर ये पर्सन सेलेक्ट हो, वो डिपेंड करेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट कैसी है। क्लियर है, समझ पा रहे हो। अच्छा, अब ये पिक्चर समझ में आ रही है, समझ पा रही है। हम इस यहाँ पर रिसोर्सेज के ऊपर भी फोकस करना है और आपके अदर जो इन्वायरमेंट है उसके ऊपर भी फोकस करना है। के अगर आप ये PDF लेना चाहते हैं सो ₹9 आपको पे करना होगा। ओके लेना चाहते हैं सो मेल और व्हाट्सएप नंबर गिवन है, टीम के साथ कांटेक्ट कीजिए, वो आपको जल्द से जल्द रिस्पॉन्स करेंगे विद इन वर्किंग आवर्स के अंदर। ओके चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे जॉब एनालिसिस के अंदर, जिसके अंदर 3 टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इवन जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके सो चलो नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं।